afternoon, everyone. Today's Literature Times podcast session, we have Raghavendra Kumar Dixit, sir, who is author of Pidhi Dar Pidhi. And let me introduce our author. He's a mechanical engineer. He has done mechanical engineering from IIT Kanpur, and he is also runs an NGO, Gyan Jyoti. And today we are going to discuss about his book Pidhi Dar Pidhi. So first, sir, congratulations for your book. थैंक यू धन्यवाद So, धन्यवाद सर थैंक यू पहला क्वेश्चन जी सर थैंक यू सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि आपकी बुक के इस बुक के पीछे की इंस्पिरेशन क्या है? आप कोई आइडिया कैसे है इस बुक के बारे में? मैडम ऐसा था कि मैं नेशनल फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन में चीफ जनरल मैनेजर होकर रिटायर किया और मैं रिटायर किया हूँ 2005 में। उसके बाद से मेरे पास समय ही समय था लिखने के लिए। मैं अक्सर मेरी बेटी रहती है अमेरिका में रहती है, मेरा बेटा रहता है दुबई में रहता है, तो हम जाते रहते हैं प्रवास में। जब प्रवास में गए तो मुझे कुछ न कुछ लिखने की इच्छा होती रहती थी, तो मैं लिखता रहता था और फेसबुक में डालता था। जब फेसबुक में डालता था लोगों को बड़ा पसंद आया, लोगों ने लाइक किया। क्योंकि मैं पुरानी पीढ़ी का आदमी हूँ, तो हमारी जो हमने ग्रैंड मदर से शुरू करके जो उनके साथ में एक्सपीरियंस हुए 1900 में, उसके बाद उन्होंने हमें बड़े अच्छी तरह से बताया कि हमारे साथ में क्या क्या हुआ। बाल विवाह होता था, किस तरह से शादियां होती थी, कितनी टाइम लग जाता था, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा जोर नहीं था, पढ़ने की साधन मौजूद नहीं थे। उसके बाद हमारी माता जी थी जो कि वहाँ पे उन्होंने भी काफी बताया कि स्ट्रगल किस तरह से किया। एक पानीपत हरदोई जिला है जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो वहां पे हमारी मदर रहती थी। कोई साधन नहीं थे और उनके पिताजी की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, तो उनकी फैमिली बड़ी थी और फिर भी उन्होंने 8वीं क्लास वहां पे बड़ी मुश्किल से किया और किया पर बहुत अच्छे नंबर मिले उनको। शादी के बाद जब वो आई कानपुर आई, हमारे पिताजी हमारे वकील थे, तो यहाँ पे हमारे पिताजी ने उनको बहुत प्रोत्साहन दिया और उन्होंने एमए किया पॉलिटिकल साइंस में और इकोनॉमिक्स में, और उसके बाद उन्होंने बीएड किया और फिर उसके बाद में वो एक कॉलेज में पढ़ाने लग गई और प्रिंसिपल होकर वहां से रिटायर की। तो आप सोचिए जिसकी जो 8वां पास हो, शादी करने के बाद में कितना उसको इंकरेजमेंट मिला। मुझे भी उससे बड़ा मिला कि देखिए किस तरह से हमारी मदर जो है स्ट्रगल करके यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, प्रिंसिपल बन गई। और हमारे पिताजी वकील थे और हमारे पिताजी में सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बड़े ईमानदारी के साथ में हमेशा काम किया। ना ज्यादातर ऐसा होता है कि भाई वकील लोग होते हैं कुछ ना कुछ झूठ बोलते रहते हैं, फरेब में चलते रहते हैं, और उन्होंने कभी हमने देखा कि किस तरह से उनका बिहेवियर था, वो हमारे पर बहुत उसने छाप डाली कि बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में उन्होंने जीवन व्यतीत किया। और मैं भी जनरल मैनेजर रह के मैंने भी काफी ईमानदारी के साथ में अपना काम किया है। और आज के दिन में समझ लीजिए 20 साल हो गए रिटायर करने के बाद में। तो जब मैं फेसबुक में डालता था लोग अप्रिशिएट करते थे, फिर मैंने कोशिश की कि क्यों ना सबका संकलन कर दिया जाए, और सबका संकलन करके आपकी जो संस्था है प्रिकॉशन, उसने हमें बहुत सहयोग दिया, बहुत अच्छा लगा। योगेश जी थे, आप थे, आपने सबने मिलके बहुत थोड़े से टाइम में ही हमारी किताब पब्लिश कर दी। और जब मैंने किताब की रूपरेखा कुछ डाली फेसबुक में तो हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों ने उसके ऊपर उसको सराहा, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो मशाल जलती है ना, किस तरह से चलती चली आ रही है, किस तरह से एक हम लोगों ने देखिए, एक भारतवर्ष में सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोगों ने इस चीज को रियलाइज किया कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे उन्नति की जा सकती है, जिससे ऊपर चढ़ा जा सकता है। तो शिक्षा के लिए हम लोग, और हमारे पिताजी ने हमको इनकरेज किया। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT में कानपुर में मैंने पढ़ाई की है। IIT कानपुर में जाना आसान काम नहीं होता था उस टाइम पे, बहुत कम बच्चे जाते थे। ऑल इंडिया में मेरी 21st रैंक थी,
तो मैकेनिकल इंजीनियर में वहां पढ़ा जाके। और तो जितने भी इस तरह के स्ट्रगल किए या जिस तरह से भी हमने लोगों के साथ मिलता जुलता रहा एज ए इंजीनियर, उन सब भावों को मैंने प्रकट करने की कोशिश की। और उस टाइम पे देखिए, जैसे मैंने बहुत हमने सोचा कि पुरानी पीढ़ी जो है ना, नई पीढ़ी जो है, वो पुरानी पीढ़ी में क्या क्या चीजें हुई, किस तरह स्ट्रगल, वो भूल जाएंगे। तो इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी लिखी। हमने अपने बच्चों के लिए ये बताया कि भाई रेलगाड़ी का सफर किस तरह से उस टाइम होता था, कैसा हमारा, किस तरह से हम स्कूल जाते थे, किस तरह से भागते हुए चले जाते थे स्कूल, और स्कूल में किस तरह से इंटरवल होता था, कैसे क्या होता था। ये सारी चीजें हमने कैप्चर करने की कोशिश की है पीढ़ी दर पीढ़ी में, और कोशिश की है कि नई जनरेशन को एक एक चुनौती, मतलब रास्ता मिले। और ये भी मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि रिटायरमेंट के बाद में हमने, और हमारी मैडम है वो कॉलेज में वो भी प्रिंसिपल थी हमारी मैडम जो थी, वो उन्होंने एमए किया लखनऊ से हिस्ट्री में, और उन्होंने टॉप किया वहां पे। शादी हो गई, तो शादी के बाद तो सारा खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। पर नहीं, उन्होंने पीएचडी की, और पीएचडी करने के बाद में डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल होकर रिटायर हुई है। तो वो हमारी बड़ी सहायक रही है हर चीज में, उन्होंने काफी हमें प्रोत्साहन देती रही है हमेशा। वो खुद भी लिखती है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही अपनी दूसरी पुस्तक जो है उसको आपके पास भेजूं प्रकाशन के लिए। और हमने कविताएं भी कुछ लिखी हुई है, कुछ हम स्केचेस भी बनाते रहते हैं बीच बीच में, और हमारा वो भी मेरा अपना। तो इस तरह की चीजें हैं। बाकी ये है कि हाँ, एक संस्था चला रहे हैं, आपने भी लिखा इसके बारे में, जिसका नाम है ज्ञान ज्योति। ज्ञान ज्योति संस्था जो है, हमने इंस्पायर होके इन्हीं चीजों से इंस्पायर होके बनाई कि लड़कियों को पढ़ने के लिए तो कहा जाता है, परंतु उनको, जो गरीब लोग होते हैं, वो लड़कों के ऊपर तो जोर देते हैं, लड़कियों के ऊपर जोर नहीं देते, जल्दी शादी कर देते। तो हमने जाके गरीब बस्तियों में लोग बच्चों को ढूंढा, बात की, स्कूलों में गए, गवर्नमेंट स्कूल्स में गए, और हमने डिसाइड किया कि जो लड़की गरीब है, पढ़ने में सक्षम नहीं है, या उनके पिताजी उनको जल्दी छोड़ निकाल लेंगे, उनको हम 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप दे। बट हमारे पास तो साधन थे नहीं। मैंने फिर इसके लिए अभियान चलाया, ज्ञान ज्योति एक संस्था बनाई, और अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सबको जोड़ा इसमें। कहा एक लड़की आप ले लीजिए, 2 लड़के ले लीजिए। तो बहुत से लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया। और मैं शुरू में पानीपत में रहता था, क्योंकि पानीपत में ही मेरा ज्यादातर जीवन व्यतीत हुआ, जो हमारा कार्मिक जीवन था। क्यों, मैं रहने वाला लखनऊ का हूँ, पानी में कानपुर का हूँ, और पानीपत में काफी दिन रहा मैं। तो पानीपत में मैंने ये ज्ञान ज्योति संस्था शुरू की थी। आज के दिन मुझे इस बात का गर्व है कि 450 बच्चे, अभी मैं चेयरमैन हूँ जिसका, ज्ञान ज्योति का। 450 लड़कियों को मैं वहाँ हेल्प कर रहा हूँ डिफरेंट स्कूल्स में, और यहाँ मैं ग्रेटर नोएडा शिफ्ट किया है, 100 लड़कियों को यहाँ पे हेल्प करूंगा 100 से ऊपर। हमारे मित्र एक हैं, उन्होंने भी ज्ञान ज्योति शुरू की है अलवर में, राजस्थान में, और वहां भी 60 लड़कियों को हम हेल्प कर रहे हैं। इस तरह से आज के दिन हमारे पास में करीब करीब 600 लड़कियां हुई, 500-600 लड़कियां, जिनको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और हमारी इच्छा ये भी है, हम लड़कियों को 5वीं से लेके और 12वीं तक देते हैं स्कॉलरशिप। अगर एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं तो उनको हम आगे तक देते रहते हैं, हर महीने, हर साल देते हैं। और हर साल एक एग्जामिनेशन लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, पता करते हैं, बीच बीच में उनसे पूछते हैं कोई तकलीफ तो नहीं है। और अभी हमारी संस्था ने डिसाइड किया है कि 12वीं के बाद भी अगर बच्चे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, बात और पढ़ाना चाहती हैं, तो उनके लिए हम स्कॉलरशिप का प्रबंध करेंगे। यही नहीं है जी, थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे पास के हमारे गांव है, वहां पे जाके गांव में प्राइमरी स्कूलों को में मैं जाके उन बच्चों को पकड़ा मैंने। वहां के बच्चों को इनकरेज किया है कि हमारे पास वो शाम को डेली 20-25 बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए, फ्री पढ़ाते हैं उनको, गणित पढ़ाते हैं और सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हमारी मैडम भी 12 बच्चे हम पढ़ाते हैं, 12 बच्चे वो पढ़ाती है। तो ये काम चल रहा है। और इस संस्था से, मैंने, मेरा संकल्प है
कि अगर जी। किताब पीढ़ी दर पीढ़ी जितनी बिकेगी, उसमें से जो भी प्रॉफिट आएगा उसका मिनिमम 50% तो मैं जरूर ज्ञान ज्योति को दूंगा, बल्कि मैं उससे ज्यादा ही दे रहा हूँ। जी, आप बताइए साक्षी जी। जी सर, तो मुझे जानना था कि आपकी किताब पढ़ने के बाद कुछ अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए होंगे आपके दोस्तों के द्वारा, आपके परिवार वालों के द्वारा, तो आप थोड़ा वो बताइए हमें। मेरे परिवार वालों के ने और दोस्तों ने तो जो रिस्पॉन्स दिया उसे तो मैं बहुत ही उत्साहित हो गया हूँ, क्योंकि कईयों ने तो लिखा कि मैं तो किताब छोड़ ही नहीं पाया जब एक बार शुरू की। कहीं ने लिखा कि मुझे पुराने दिन अपने पुराने सब याद आ गए। तो इस तरह से बहुतों ने हमको रिस्पॉन्स बहुत 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 बढ़िया दिया। अगर आप हमारे फेसबुक पे जाएंगे तो कम से कम 150-200 रिस्पॉन्सेस इसी तरह के, मतलब ये नहीं है कि लाइक कर दिया, केवल लाइक करने वाले भी हैं जो ज्यादा देखते हैं, हाँ भाई दीक्षित साहब का है लाइक कर दो। और तो ज्यादातर लोगों ने उसमें करीब 100 लोगों के ऊपर लोगों ने कमेंट्री करी है, कमेंट्स किए हैं। तो मैं यहाँ पे अपने आप क्या कहूँ। जी। पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा आपके बुक के बारे में। तो आपकी बुक में जैसे काफी जो है जनरेशन की चीजों को एक साथ बताया गया है। तो मैं जी जानना जी जी चाहती हूँ जी जी जो डिफरेंट जनरेशन है उसके कारण क्या ऐसे बदलाव आए हैं, क्या आपने ऐसे बदलाव देखे हैं जिसे आप बताना चाहे हैं इस किताब के द्वारा। देखिए, हमारे जो आज के बच्चे हैं उन्होंने इतना संघर्ष नहीं देखा जितना हम लोगों ने देखा। हम लोगों के टाइम पे लिमिटेड साधन होते थे, पढ़ाई लिखाई के लिमिटेड चीजें थी, फिर भी हम लोग स्ट्रगल करके पढ़ते थे। और अब बच्चों को सब कुछ, हमारे बच्चे जैसे बड़े हो गए हैं, हम लोग एक ये एक पायदान है, एक के बाद एक ऊपर चढ़ते चले जाती फैमिली है ना। हमने हमारे पिताजी ने वकालत से शुरू की, हम इंजीनियरिंग में करके चीफ जनरल मैनेजर तक गए, हमारी मैडम प्रिंसिपल बनी। उनकी पिताजी माताजी उनकी थी वो बहुत कम पढ़ी लिखी थी। हमारी नानी जी थी वो तो केवल रामायण पढ़ती थी और कुछ पढ़ने में उनको ज्यादा ज्ञान नहीं था। परंतु ये एक धीरे धीरे करके ऐसे बदलाव आया है। अगर आज भारतवर्ष जो है इतनी तरक्की पे जा रहा है, इतने ऊपर उठे हुए आईटी में, तो उसका रीजन यही है कि हम सब ने रियलाइज किया है कि हमको पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करके ही हम ऊपर जा सकते हैं। तो उस चीज को मैंने यहाँ दर्शाने की कोशिश की है कि देखो बच्चों, आप लोग जो है एक दिन में इतना नहीं बना, ताजमहल एक दिन में नहीं बना था, है ना। एक उसको बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। इसी तरह भारत को बना के यहाँ तक जो लाया गया है वो, उसमें बहुत सबका योगदान है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग पढ़ते रहे हैं, ज्ञान देते रहे हैं और बच्चों को इनकरेज करते रहे, उसी से फर्क पड़ा है। तो मैंने इस चीज को वहां पे बताने की कोशिश की है। अब देखिए, पहले किसी टाइम पे रेल यात्रा करते थे, हमें बड़ा इनकरेज वो होता था कि रेल यात्रा करने जा रहे हैं, बड़ा तैयारी तूरी करके जाते थे, है ना। बक्से बड़े बड़े लेके जाते थे। आजकल कोई बक्सा लेके जाता है? नहीं, कोई बक्सा लेके जाते हैं। वहां पे हमें जब छुट्टियां करनी होती थी, लोहे के बड़े बड़े बक्से होते थे, उसमें खाने पीने का सामान ये वो सब कुछ उसमें भर के, फिर बड़े बड़े कुली उसको ढूंढते थे कि कुली ढूंढ के उसको जगह। अच्छा, रिजर्वेशन नहीं मिलता था, पैसे नहीं थे इतने, रिजर्वेशन कहाँ, तो डिब्बे में घुसना एक बहुत बड़ी आर्ट होती थी, कैसे घुसा जाए डिब्बे में। फिर जाके यही बक्से पीछे बिछा लिए, आराम से बैठ गए, खाए पिए, सबसे गपशप लगाए और आनंद के साथ चले गए। तो ये समय का चेंज हो गया। अब तो अगर रिजर्वेशन ना मिले तो लोग ट्रेवल नहीं करते, कहते भैया मेरे को एसी का रिजर्वेशन नहीं मिला, मैंने, अरे हमें रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं होती थी। उस टाइम रिजर्वेशन कहाँ मिलता था, बहुत एक मुश्किल से एक डिब्बा होगा जो रिजर्वेशन वाला होगा। तो हम लोग कहीं जब ट्रेवल करने जाते थे पूरी फैमिली के साथ में, तो पूरी तैयारी करते थे और फिर उसके बाद जैसे ही अंदर बैठ जाते थे तो भाईचारा हो जाता था आपस में। सब खाना पीने का सामान निकाल लेते थे, कोई किसी को खिला रहा, कोई कुछ कर रहा है। और ऐसे ऐसे लोग गप लगाते थे जैसे कि मतलब समझ लो बड़े बड़े मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर से वही मिलके चले आ रहे हैं। अरे मैं तो वहां गया था, वहां ऐसे बाबू ऐसे कर रहा है ऐसे। तो पॉलिटिक्स पूरी इंडिया में सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिक्स हर एक आदमी डिस्कस कर सकता है। राजनीति में सब माहिर है। जी। इसी इसी सिलसिले में, क्योंकि समय ऐसा है जो इस टाइम आप देख रहे हैं
जी आज जो हमारा हमारा पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ में जो हमारा युद्ध हुआ है, उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस टेक्नोलॉजी का ही है। जी वी हैव हम लोगों ने उनके ऊपर विजय जो प्राप्त की या जो उनको अटैक जिस तरह से उनको हमने नष्ट किया है, वो टेक्नोलॉजी का फर्क है। अगर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप ना होती तो शायद नहीं। जो सैटेलाइट्स हैं पीछे से काम कर रहे हैं, ऊपर से सब दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसी वजह से फर्क पड़ा। तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, और यही पढ़ाई लिखाई अगर उन्होंने पाकिस्तान वालों ने भी जोर दिया होता ना, तो शायद वो भी काफी एडवांस होते और हमें ये प्रॉब्लम नहीं आती। जी सर, आपने जैसे कि कहा कि मैम भी जो है कुछ-कुछ चीज़ें लिखती हैं। तो क्या आप और मैम कोई मिलकर के कोई किताब लिखेंगे आगे? मैडम यहाँ बैठी हुई है, 1 मिनट में आपको उनके दर्शन भी कराना चाहता हूँ। आइए। नमस्ते मैम। नमस्कार मैडम। और सुनाइए। जरूर सोच रहे हैं कि कुछ है कविताओं का संकलन हमारे पास भी, तो देखेंगे नेक्स्ट। हम जल्दी ही संकलन के साथ आएंगे। आजकल मैं जब कभी अमेरिका प्रवास में आता हूँ तो मेरे पास समय ही समय होता है, तो जितनी साहित्यिक रचनाएं हैं सब वहीं पे उसी टाइम लिखता हूँ। सर, आपकी जो ये किताब है पीढ़ी दर पीढ़ी, ये आप अभी के जनरेशन वाले बच्चे इन सब पे क्या रिफ्लेक्शन लाना चाहते हैं, क्या उन पे बदलाव लाना चाहते हैं इस किताब के द्वारा? किताब के माध्यम से मैं केवल एक ही संदेश देना चाहता हूँ। संदेश ये है कि जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए और कभी भी पढ़ने लिखने में विराम नहीं लगाना। जी पढ़ने लिखने में जब विराम लग गया समझ लीजिए आपका एंड हो गया। आखिरी तक जो है ना लर्न करते रहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात। अब देखिए हमारी अभी मैं सौभाग्य की बात है, 55 साल हो गए हम लोग को मैरिज किए हुए। 13 मई को हम लोगों ने सेलिब्रेट की थी। तो इन 55 साल के बाद भी मैं अभी भी फील करता हूँ कि मुझे कुछ लिखते पढ़ता रहना, कुछ सीखते रहना चाहिए, कुछ करना है। और मेरी उम्र 79 क्रॉस कर चुकी है, 80 में चला गया हूँ। तो मैं यही सबको संदेश देना चाहता हूँ कि भाई कभी भी विराम मत लगाओ, पढ़ो और सीखो। सर, आप मैडम क्या ये वो जो सबसे ज्यादा जो परिवर्तन देखने को मतलब मिलता है वो ये कि जैसे कि हम लोग का एक दौर था जिसमें अभावों में हमने जिंदगी गुजारी है, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो उसको सब कुछ उपलब्ध है। जो अच्छे परिवार से संबंधित है उनको सब कुछ उपलब्ध है। तो उनको ये बताना जरूरी है कि एक वर्ग ऐसा भी है समाज का जो अभावों में जिंदगी गुजारता है। और मुझे थोड़ा-सा गर्व भी महसूस होता है कि जैसे अभी दीक्षित साहब ने बताया कि एनजीओ चलाते हैं, जिसमें हम गरीब लड़कियों को, क्योंकि हम चाहे स्कीम जितनी बना लें, जब तक लड़कियाँ शिक्षित नहीं होंगी ना, तब तक समाज की रूपरेखा बदल नहीं सकती। तो हमारे जब ये पोते, नाती, ये पोती आते थे पानीपत, तो हम इनको ले जाते थे, जहाँ ये गरीब बच्चे रहते थे, हम इनको जहाँ हेल्प करते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि मेरा नाती था 13 साल का, एक बार वो वापस लौट के अमेरिका आया तो उसने देखा कि उसके पास इतने कपड़े हैं और इन बच्चों के पास कपड़े ही नहीं होते हैं। तो उसने एक अपना एनजीओ बनाया, लोगों से रिक्वेस्ट की यहाँ अमेरिका में, और कपड़े इकट्ठा किए, और उसने फिर डीएचएल के सीईओ को उसने मेल लिखा कि हम कैसे भेजें, तो उन्होंने कहा हम फ्री कॉटन तुम्हें साल में 4 बार हम अलाउ करेंगे। ऐसे ही हमारी पोती है, उसने अभी ज्ञान ज्योति के ऊपर एक किताब लिखी है और फंड रेज किया है। तो वही हम सोचते हैं कि हम आगे भी लड़कियों को उच्चतर शिक्षा देने में हेल्प करें। तो मेन जो हमारा इस पुस्तक का था कि एक पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी कुछ सीखे, उसमें मुझे लगता है काफी हमें सफलता मिली। जी
क्योंकि एक- उनमें ये भाव आया है कि उन्हें भी जी। मतलब समाज के लिए कुछ करना है। जी मैम सर, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन था कि जो हमारे भारत की संस्कृति है उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, और जैसे आप लोग अभी अमेरिका में है तो वहाँ की पीढ़ी दर पीढ़ी, इसमें जो है कैसा फर्क है? देखिए ऐसा है, मैं इसका जवाब ये दूंगा कि यहाँ पे आने के बाद में एक ये बहुत ही, अमेरिका तो मतलब ना राष्ट्र बहुत देर से बना ना, ये राष्ट्र नहीं है, बहुत सारे राष्ट्र मिलके बनाए हैं इनको, है ना। यूरोप के बहुत से लोग आए हैं, कहीं सब जगह ऑल ओवर वर्ल्ड उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी है और अमेरिका में आए हुए। तो ये दिस इज ए कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे कि साधन 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 बहुत है, लोग लोग अभी भी संख्या में कम है। हमारी पॉपुलेशन की 1/3 है पॉपुलेशन इनकी, और 3 गुना इनकी आबादी है, और इनके पास बहुत सारा, तो इनको इनको हर चीज बड़े आसानी से उपलब्ध है ना। तो इसलिए इनको इनके लिए जानना बहुत जरूरी है, इनके लिए बहुत जानना जरूरी है कि किस तरह से भारतवर्ष में के साथ जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति को, हमारे भारतवर्ष को ये भूले नहीं, और हम हमारे और लोगों को जो गरीब है उनको उनको प्रोत्साहन दें, और कर रहे हैं। हम बहुत से लोगों से यहाँ जो रिक्वेस्ट किया हुआ है, वो बहुत से हमारे लोग हैं, हमारे साथी हैं जो हमारे IIT के पढ़े हुए दोस्त लोग भी हैं, उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है, वहां पे उनको हम हमें शिक्षा के अभियान में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़ना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारा कंट्री जो है फिर शीर्ष पे जा सकता है। हमारी तो इच्छा, हम पता नहीं हमारे टाइम तक होगा कि नहीं होगा, नहीं तो गोल्डन वर्ड दोबारा गोल्डन वर्ड बनेगी। सोने की चिड़िया बननी है हमने। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका भी, जो आपने मुझे इतना कुछ आपके किताब के बारे में इसके आज पूरा चीज आपने मुझे बताया। पीढ़ी दर पीढ़ी काफी अच्छी किताब है, और ये मेरे बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मुझे आप लोगों का इंटरव्यू करने का मौका मिला सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। साक्षी जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके प्रकाशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। योगेश जी जो है और आपके विक्रम जी जो है, उनसे 2 बार हमारी बातचीत हुई है, एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। और कभी मैं बिलासपुर आऊंगा तो जरूर आपसे लोगों से मिलूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।